दूसरों में और हम में प्राइमरीली जो फ़र्क मैं देखता हूँ वो यही है कि हम लोग शॉर्ट कोर्सेज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते। हमारा फ़ोकस है पाथवे, जर्नी, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो मेरे ख्याल 15 साल से पहले आप इस वर्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ तो 15 दिन नहीं होते और बच्चा कहता है मैं मेंटोर हूँ। जी, काफ़ी भारी वर्ड है, जी बिल्कुल। बहुत ज़्यादा भारी वर्ड है, तो मैं तो ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा। 25 साल ज़िंदगी के लगाने के बाद, ज़िंदगी में मारे खाने के बाद, इतनी बैंकरप्सियाँ देखने के बाद, हम शायद ज़िंदगी की थोड़ी बहुत ऊंच नीच को समझ रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बच्चा ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इस अच्छा कॉम्बिनेशन बनने की वजह ये कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बिजी हैं, उनके घंटे महंगे हैं, उनके घंटे सस्ते नहीं होते। अच्छा, आपकी सर में क्या लर्निंग है? $1 मिलियन बर्बाद किया आपने। लर्निंग ये हुई, बच्चों की प्रोफाइलिंग मैं सीख गया उसमें। बच्चों की मैंने प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी कि किस बच्चे के साथ पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस बच्चे के साथ पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लर्निंग मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बना के लोगों को टीच करनी शुरू कर दी, बताना शुरू कर दी। Assalamu alaikum Khabdin Afrat. Welcome back to another podcast of Think Digital. My name is Munir Ahmed. Today I have invited somebody who has mobilized more than million people in the country, जिन्होंने आज से 5 साल पहले एक एम लेके चले कि इस कंट्री के अंदर $1 बिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सनी अली। अस्सलाम वालेकुम सनी भाई। सनी भाई, बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाने के लिए। सनी भाई, यूजुअली मेरी पॉडकास्ट का जो आगाज़ होता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ इनिशियल लाइफ और एजुकेशन के बारे में। सिंस यूर अ पब्लिक फिगर, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने देखी हुई है, सुनी हुई है। तो मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा। जितने भी कामयाब लोग हैं सनी भाई, उनकी अगर आप पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो ज़्यादातर वो टाट वाले स्कूल से, कच्ची बस्ती से, साइकिल से, या उनका एक बड़ा हम्बल बैकग्राउंड होता है। तो आपका भी कुछ आगाज़ इसी तरह से हुआ। आप इसको क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? क्या एक भरे हुए पेट और जो खाली पेट का आपका थ्योरी है, जो कॉन्सेप्ट है, क्या वो इसके पीछे एक वजह है या कोई और रीज़न है आपके अकॉर्डिंगली? खाली पेट के बच्चों के अंदर डिज़ायर और फायर ज़्यादा है। जी। भरे हुए पेट के बच्चों के अंदर वो डिज़ायर या फायर बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसकी वजह ये है कि उनकी नेसेसिटीज़ डिफरेंट स्केल पर होती हैं। तो खाली पेट के जो बच्चे हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल मिलेंगे आपको, फायर की वजह से, डिज़ायर की वजह से। भरे हुए पेट के बच्चे आमतौर पे स्टार्टअप्स में बड़े सक्सेसफुल नज़र आएंगे आपको। सही। तो जिसकी वजह से मैं ये कहता हूँ भरे हुए पेट के बच्चों को स्टार्टअप्स में लेके जाएं, खाली पेट के बच्चों को ट्रेडिंग सिखाएं। हम्म। तो आप कभी नोट करें, अमेरिका में भी बिलियनर्स की कभी हिस्ट्री उठा के देखें, आप देखेंगे कि जो प्रिविलेज फैमिली बैकग्राउंड के बच्चे थे उन्होंने ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेकर आए हैं। बिल्कुल। खैर अमेरिका में तो खैर बहुत सी एग्जांपल्स आपको अपोजिट भी मिलेंगी, वो दुनिया ही थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल दिस इज कॉमन, क्वाइट कॉमन। सही। और आपका जो सुल्तानाबाद से एक सफ़र शुरू हुआ और उसके बाद फिर आप सिडनी पहुंचे, वहाँ से आपने अपनी पीआरपी ली। इसके अंदर क्या मतलब डेफिनेटली आप कंट्री से बाहर तो जाना चाहते थे, लेकिन एक इंग्लिश कंट्री में गए, वहाँ से आपने नेशनैलिटी भी ली, फिर वहाँ से मूव क्यों किए दोबारा मलेशिया के अंदर? मैं बैंकरप्ट हो गया था। मैं ऑस्ट्रेलिया में बैंकरप्ट हो गया था, तो बैंकरप्सी के बाद मेरी पहली बैंकरप्सी थी जी। 2008 में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, हम्म। तो मेरा पूरा बिजनेस ठप हो गया था उसमें। सही। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ऑनलाइन बिजनेस करूँगा। मैं वेस्टर्न कंट्री से पैसे कमाऊँगा और रहूँगा किसी सस्ते मुल्क में। तो इस फैंटेसी के चक्कर में मैं फिर मलेशिया आ गया था। अच्छा, आपके जब स्टार्ट किया डेफिनेटली 2-3 एम्प्लॉयज़ थे जो आपके साथ आपके पुराने बिजनेस से कैरी फॉरवर्ड उन्होंने किया। ऑल ऑफ द सडन इस वक्त आपकी टीम तकरीबन 500 एम्प्लॉयज़ पे पहुंच चुकी है। इतनी बड़ी टीम को आप मैनेज किस तरह से करते हैं? क्या आप फ्रंट से इनको लीड कर रहे हैं, ये समबडी एल्स बिहाइंड द इंजन है जो इनको चला रही है और आप सिर्फ एक बस इंजॉय कर रहे हैं इस पूरे टाइम को? नहीं, मैं तो नहीं मैनेज करता। हम्म। मुझे मैनेज करना आता ही नहीं है। मैंने कभी ज़िंदगी में कॉर्पोरेशंस में जब काम ही नहीं किया, तो मैं एम्प्लॉयज़ कैसे मैनेज तो आपकी करूँगा? टीम आपको एज ए मेंटोर लेती है, एज ए बॉस लेती है? नहीं, ऐसा बॉस तो मुझे कोई भी नहीं लेता, ठीक क्योंकि है। मैं बॉस अगर होता तो मैं उनसे काम करवाता। चूँकि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं बिज़नेस ओनर हूँ। तो सबको पता है कि एक्सट्रीम कॉमर्स के जो मैं ओन करता हूँ, लेकिन मैं इसको मैनेज नहीं करता, मैं इसको ऑपरेट नहीं करता, मैं रन नहीं करता। और मैं एज अ मेंटोर दोनों साइड्स को प्रोटेक्ट करता हूँ। सही। तो मेरा स्टूडेंट
मेरे पास रोता हुआ आएगा तो मैं यहाँ स्क्रू ड्राइवर लेके पहुँच जाता हूँ। और अगर यहाँ पे ये रोते हुए आते हैं तो मैं स्क्रू ड्राइवर लेके इधर पहुँच जाता हूँ। सही है। तो एज अ मेंटोर मैंने दोनों को प्रोटेक्ट करना है। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन एक्सट्रीम कॉमर्स एज अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस पे चलती है। तो मुझे बताना पड़ता है स्टूडेंट्स को भी, मेंबर्स को भी, कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अपना काम करने दें आप लोग। सही है। भाई है आपका। कोई मसला है तो आप मेरे पास आएँ, ठीक है। मुझसे मशवरा लें, मैं आपको एडवाइस करूँगा। और मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट में एडवाइस नहीं करूँगा कभी आपको। सही। उसकी वजह यह है कि मशवरा अमानत है। तो बेशक। आपने अगर मुझसे मशवरा मांगा है, तो अगर एक्सट्रीम कॉमर्स की कोई प्रोडक्ट सूट करती है तो मैं आपको बता दूंगा हाँ ये आपको सूट करती है। नहीं सूट करती तो मैं आपको बोलूँगा भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें, ये आपको सूट नहीं करती, आप फलां काम कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सही। क्योंकि वो मशवरा, तो लोग मशवरा इसलिए मुझसे लेते हैं कि वो ट्रस्ट करते हैं मेरे मशवरे के ऊपर, एडवाइस के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और उन्हें मालूम है कि सनी भाई एज अ न्यूट्रल पर्सन हमें अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे मशवरा देते बिल्कुल वक्त। सही है। तो मुझे उसका मान भी रखना होता है। अच्छा, अभी जो आपकी टीम है इस वक्त, शुरू में क्या आपको लगता है कि ये एक मिस्टेक थी? शुरू में आपकी जितनी कोर टीम थी उसमें सब बच्चे थे, सारे अंडर 30 थे, बच्चों से मुराद अंडर 30 थे सारे। अब ऑल ऑफ द सडन आप बाबों की तरफ चले गए। व्हेन आई से बाबा, दैट मीन्स 30 प्लस के जो लोग हैं, जो कि एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन को चलाते भी हैं वर्ल्ड वाइड। तो क्या आपका वो फैसला जो शुरू में ये हुआ सारा, ये इमेच्योर फैसला था? अब जो कर रहे हैं ये नीड है या अब कुछ समझ आ गई है? अब समझ आ गई। समझ आ गई जी, है। समझ आ गई। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपीरियंस लोगों को चलानी चाहिए, एक्सपीरियंस लोग आपकी मैनेजमेंट में होने चाहिए। तो अब मेरा फोकस थोड़ा ये है कि मैनेजमेंट एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में होनी चाहिए, और इन्हें ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ बनाने चाहिए, सिस्टम्स बनाने चाहिए, प्रोसेसेस स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, SOPs, KPIs होनी चाहिए। तो बस वो वक्त की नीड है, ऑर्गेनाइजेशन अदरवाइज ग्रो नहीं करेगी। अच्छा, आज की 2022 की ईसी और 2025 की ईसी में क्या फ़र्क देखते हैं? बिकॉज अभी कुछ अर्सा पहले ही आपने अपनी मैनेजमेंट की तरफ फोकस किया थोड़ा, तो अभी उनको चेंज कर रहे हैं। डू यू रियली फील कि आने वाले 2 से 3 साल में दिस इज़ रियली गोइंग टू बिकम ऑर्गेनाइजेशन जो कि बड़े साइज़ की होती जी है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और यही विजन है, और अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो एक्सट्रीम कॉमर्स की प्रोडक्ट क्या है? ट्रेनिंग एक प्रोडक्ट है। ठीक है। तो आपकी ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसकी डिलीवरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्रोडक्ट खुद ही डाई आउट हो जाएगी, बिल्कुल लोग ऐसे उस प्रोडक्ट को खरीदना छोड़ देंगे। आप बहुत ज़्यादा अरसे तक लोगों को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। तो आप थोड़ी देर के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, फॉर एवर तो बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपने फॉर एवर बिजनेस करना है तो आपके बिजनेस प्रिंसिपल्स, बिजनेस की फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो वो प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ अपनी जगह, मैनेजमेंट की स्ट्रेंथ अपनी जगह, ऑर्गेनाइजेशन की भी स्ट्रेंथ होती है, प्रोडक्ट की भी स्ट्रेंथ होती है। तो वो उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑर्गेनाइजेशन वक्त के साथ ग्रो करेगी। इंक्यूबेशन एक प्रोडक्ट है, उसका स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो इस पे ज़्यादा हम लोग फोकस तो कर अभी रहे जो हैं। कोर टीम आपकी है, क्या ये पूरी डेवलप हो गई है या स्टिल यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग मोर एंड मोर पीपल? ऑर्गेनाइजेशन तो ग्रो करेगी वक्त के साथ। हम्म। मैं समझता हूँ कुछ सालों में शायद 2-3 हज़ार एम्प्लॉयज़ होंगे सही एक्सट्रीम है। कॉमर्स के अंदर। जिस रफ्तार से ये ग्रो कर रही है, एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमने लिस्टिंग की तरफ जाना है, नहीं जाना है, इसको पब्लिक करना है, प्राइवेट रखना है, तो वो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन हाँ, होगा वो आज हमारा। की आपकी पोस्ट में भी था, आपने जी 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 सलीम गौरी साहब से भी मशवरा किया है, तो उन्होंने भी आपको बोला कि नहीं करें। वो बात सही भी है कि आपके अपने हाथ में होगा तो आप डिसीजन खुद ले सकते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने बोर्ड मेंबर हैं वो बड़े धड़ल्ले से कोई भी डिसीजन ले सकते जी हैं। जी जब आप बिल्कुल। लिफ्ट कर देते हैं तो फिर आपके हाथ में चीज़ें रहती ही नहीं हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप टीम की बात करते हैं तो अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं आपकी टीम के अंदर जो डेफिनेटली पुराने हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने ग्रो भी किया और वो इस वक्त भी बड़ी पोजीशंस पे हैं, बट स्टिल अंडर 30 हैं। तो उनको किस तरह से आप डेफिनेटली मैनेज करना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में वो आपकी टीम का हिस्सा भी रहें बट प्रोडक्टिव हो जाएं? नहीं, मैं तो नहीं मैनेज करता, सिस्टम आपसे मैनेज मुराद आपका करेगा। सिस्टम जो है, आपके सिस्टम मैनेज की करेगा। लोग जो हैं। जी बिल्कुल, सिस्टम सिस्टम हम्म। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करेगी। सही। तो सिस्टम चलता है SOPs के ऊपर, KPIs के ऊपर, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, सिस्टम डिसाइड करेगा किसको कितनी तरक्की देनी, किसको नहीं देनी। हम्म। तो ह्यूमन रिसोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, सिस्टम आपके स्ट्रॉन्ग है, वो खुद ब खुद फैसले हो जाएंगे उसके। सही। तो तो मुझे ऑटोमेशन पे आप इन्वॉल्व होना नहीं चलेंगे, पड़ेगा उसमें। सिस्टम, प्रोसेस, SOPs जिसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है,
जी जी जितनी आपकी टीम है उन्होंने एसओपीज इतने स्ट्रांग कर दी हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मर नहीं होगा फिल्टर आउट हो जाएगा, रोल जी आउट हो बिल्कुल जाएगा टीम। ऐसे जी जी सही हो गया। अच्छा सनी भाई, हम 2018 की अगर बात करें तो आप जी पायनियर्स में से थे जी जिन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि ये पाकिस्तान से भी ये बिजनेस हो सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी प्लेयर मार्केट के अंदर जी एंटर होते गए, और आज की डेट में अगर हम देखें फिर इसके मुख्तलिफ और मॉडल्स में भी लोग एंटर हुए, बैकडोर से भी कुछ लोग आए इसके अंदर। आज ईसी को उन सब कंपैटिटर से, हम नाम नहीं किसी का लेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप? नहीं नहीं ले लें, नाम ले लें, कोई नहीं मसला मतलब नहीं इतने ज्यादा हो गए हैं सर कि कुछ जी लोगों का जी नाम लेना मैं जी पसंद भी जी नहीं करता, क्योंकि उन्होंने इस सिस्टम को इतना डैमेज पहुंचाया है। देखिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तारीफ करनी चाहिए, आपके साथ और भी बहुत सारे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जेन्युइनली इतना इस सिस्टम को डैमेज पहुंचाया कि हम शुरू वाले लोगों में से हैं। हमारी वो 5-6 साल की मेहनत पे पानी फेर दी है उन्होंने। नहीं नहीं, पानी नहीं फेरा किसी ने, और मार्केट करेक्शन टाइम के साथ खुद ही आ सर जाती वो है। होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स का जी आगे जाके हम बात करेंगे, इन्वेस्टर्स जी के जी ट्रस्ट के ऊपर भी वो शटर हुआ है। जी ठीक है, जी जी एनीवेज वो हम आगे डिस्कस कर जी लेते जी हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं कि इसी कैसे डिफरेंट है फ्रॉम अदर देखें, प्लेयर? इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है, और इकोसिस्टम जब भी कोई किसी मुल्क के अंदर कोई नई चीज़ आती है, फिर उसमें इकोसिस्टम इवॉल्व होता है, उसके अंदर बहुत सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, फिर उसमें सैचुरेशन भी आ जाती है। सैचुरेशन आने के बाद कौन सर्वाइव करता है और कौन डाई आउट हो जाता है। तो सर्वाइव वही करते हैं जो क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, और डाई आउट वो हो जाते हैं जो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते। तो रह गया एज अ ट्रेनिंग, एज अ सर्विस इंडस्ट्री, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे फोकस करेंगे, डिलीवरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, वो सर्वाइव भी करेंगे, वो थराइव भी करेंगे। तो अर्ली डेज में आने वालों को सिर्फ एक ही फायदा होता है कि उनके प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं, सही। और फिर वक्त के साथ प्रॉफिट मार्जिन नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। मार्केट में जब सैचुरेशन आती है तो प्रॉफिट मार्जिन और भी कम हो जाते हैं। बड़े ब्रांड्स के प्रॉफिट मार्जिन फिर थोड़े से ज्यादा होंगे, छोटे ब्रांड के प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे। True. बस इतना सा फर्क है उसमें। लेट मी रीफ्रेज द क्वेश्चन। आपकी यूएसपी अगर मैं पूछूं जी। एक्सट्रीम कॉमर्स की, वो क्या है? एक्सट्रीम कॉमर्स की यूएसपी ये है कि हम लोग वी डोंट रियली फोकस मच ऑन ट्रेनिंग एज अ बिजनेस। हम फोकस करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर। कैपेसिटी बिल्डिंग ये है कि एक शख्स को 6 महीने से साल के एक प्रोसेस से गुजरना होगा, एक पाथवे है। एक्सट्रीम कॉमर्स में आप नोट करेंगे हर चीज़ के पाथवे बने हुए हैं। ट्रू। एक्सट्रीम कॉमर्स की यूएसपी ये है कि हर शख्स को एक ही प्रोडक्ट नहीं बेची जाती। तो एक शख्स एक्सट्रीम कॉमर्स में आता है, वो कहता है मैं सिस्टम में कैसे आ सकता हूँ, उसकी पहले प्रोफाइलिंग की जाती है। तो प्रोफाइलिंग करने के बाद उसको बताया जाता है कि आप ये काम कर सकते हैं, ये वाला काम नहीं कर सकते। सही। तो प्रोफाइलिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा, आपके हमारे 2 मेजर पाथवेज निकलते हैं यहाँ पे। एक कहलाता है किचन इनकम का पाथवे, एक कहलाता है एसेट बिल्डिंग का पाथवे। राइट। और दोनों पाथवे लंबे हैं, दोनों 12-12 महीने तक जा रहे हैं, या 6 महीना मिनिमम का पाथवे होना चाहिए। अब जो शख्स किचन के पाथवे में फिट बैठ रहा है, उसको हम बोलेंगे भाई आप एसेट बिल्डिंग में गलती से भी नहीं आ सकते। सही। हम आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप एसेट बिल्डिंग की तरफ आए। आप बस किचन इनकम पे फोकस करें। किचन इनकम के पाथवे में आपने कम से कम 6 महीने से 12 महीने इस सिस्टम में गुजारने, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। और इस सिस्टम में सक्सेस रेट हमने आपको पहले ही बता दिया। हमने आपको पहले अपनी डाटा इनसाइट्स दे दिए हैं कि सक्सेस रेट लड़कों का इतना है, लड़कियों का इतना है, हाउसवाइफ का इतना है, और आपको अगर मंजूर है तो आप सिस्टम में 6 से 12 महीने गुजारने के लिए आ जाएं। इसी तरीके से एसेट बिल्डिंग का जो पाथवे है हमारा, वो भी 12 महीने का मिनिमम एक जर्नी है। जब तक आप ये 12 महीने का जर्नी क्रॉस नहीं करेंगे, आपका ये पाथवे कंप्लीट नहीं हो सकता। सही। तो दूसरों में और हम में प्राइमरीली जो फ़र्क मैं देखता हूँ वो यही है कि हम लोग शॉर्ट कोर्सेज पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। हमारा फोकस है पाथवे, जर्नी, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो प्रिसाइजली आप कस्टमाइज सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जी। रादर देन ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट। कोई भी बच्चा या बस ये 4 प्रोडक्ट हैं, कोई भी उठा लो, ऑफ द शेल्फ ऐसा नहीं उठा है। के कहा कि आप ये प्रोडक्ट कर लो, Right, नहीं, हम right. ये कर नहीं सकते, क्योंकि चूंकि हमें सक्सेस रेट हाई चाहिए। सक्सेस रेट हाई करने के लिए उसकी प्रोफाइलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अभी मैं किसी बच्चे से बात कर रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जी सनी भाई, मेरे पास सेविंग्स हैं, और मैं 32 साल का हूँ, मेरे पास सेविंग्स हैं, जॉब नहीं है, और मेरे पास बहुत सेविंग्स हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एसेट बिल्डिंग की तरफ जाऊँ। तो मैंने उसको समझाया कि हमारा सिस्टम आपको खुद ब खुद रिफ्यूज़ कर देगा। हम एसेट बिल्डिंग आपको अलाउ नहीं कर सकते। एसेट बिल्डिंग उन लोगों के लिए होती है जिनका किचन मनी का मसला सॉर्टेड है, सॉर्टेड। जिनके पास सेविंग्स हैं,
आपके पास सेविंग्स हैं, किचन मनी आप कह रहे हैं, आप सेविंग से खाएंगे, अपनी सेविंग से। हम अलाउ नहीं करते इसको। सही। तो आपको पहले किचन मनी का मसला हल करना है। इंक्यूबेशन में आना है तो आ जाएं। एसेट बिल्डिंग हम अलाउ नहीं कर सकते आपको। बिल्कुल इसे सही। कहते हैं प्रोफाइलिंग करना, करियर काउंसलिंग करना, पाथवे डिसाइड करना, और फिर राइट पाथ पे किसी को चढ़ा देना, ताकि वो 6 महीने से 12 महीने का आप जर्नी कंप्लीट करे अपना। सही। अच्छा सनी भाई, आपने एक दफ़ा मुझे स्टिल याद पड़ता है 2-3 साल पहले दुबई में हमारी मुलाकात हुई थी, तो एक पोर्टल के बारे में बात हो रही थी जिसमें यही प्रोफाइलिंग और ये सारा हर बच्चे का अपना वहाँ प्रोफाइल होगा, जस्ट लाइक अपवर्क जी या फाइवर। वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ अभी तक? वो जी कंप्लीट जी क्यों जी नहीं हुआ? आइडिया ये था कि हम एक पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे मैं चाहता था पाकिस्तान में लोगों को अलाउ करूँ कि आप मेंटोरिंग कर सकें, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें, जी। शॉर्ट कोर्सेज करवा सकें, डिप्लोमा ट्रैक्स। हम भी डिप्लोमा ट्रैक्स करवाते हैं, लेकिन वो 3 महीने 6 महीने के डिप्लोमा ट्रैक्स होते हैं। तो उसको मैं ऑनलाइन करना चाहता था कि सर्विस प्रोवाइडर्स वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज बेचें, उनकी रेटिंग होनी चाहिए। वो प्रोजेक्ट तो हमारा फेल हो गया। उसमें काफ़ी पैसे लगाए, काफ़ी टाइम लगाया, काफ़ी पैसा लगाया 1 साल, लेकिन हमसे डिलीवर नहीं हो सका। हमारी सॉफ्टवेयर की जो कैपेसिटी है वो इनफ नहीं थी। सही। तो वो अब मैंने इसको कॉर्नर पे लगा दिया। हुँ। अब मैं उसको दोबारा लॉन्च करूँगा कुछ अरसे के बाद, दोबारा सही। कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जब आप बच्चे की बात करते हैं, आजकल आप फेसबुक स्क्रॉल कर लें, यूट्यूब पे चले जाएँ, मेंटोर हर ईंट के नीचे मेंटोर है। इसको आप किस तरह से मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये मेंटोरशिप जो है, ये वर्ड अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत वेटेज वाला वर्ड है। हमारे यहाँ इसको मज़ाक बना लिया गया है। एवरी सिंगल टॉम, डिक एंड हैरी इज़ क्लेमिंग कि वो मेंटोर है। तो इसको आप किस तरह से थोड़ा-सा समराइज़ करेंगे, ये समझाएँगे कि मेंटोर कब बनता है, कैसे? इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो मेरे ख़्याल 15 साल से पहले आप इस वर्ड को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यहाँ तो 15 दिन नहीं होते और बच्चा कहता है मैं मेंटोर हूँ। जी, काफ़ी भारी वर्ड है, जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा भारी वर्ड है, तो मैं तो ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहूँगा। हुँ। 25 साल ज़िंदगी के लगाने के बाद, ज़िंदगी में मारे खाने के बाद, इतनी बैंकरप्सियाँ देखने के बाद, हम शायद ज़िंदगी की थोड़ी बहुत ऊंच-नीच को समझ गए हैं, थोड़ी-सी विज़डम अल्लाह ने दे दी है। मेरा ख़्याल है मेंटोर वो एक भारी वर्ड है, उन लोगों के लिए ज़्यादा सूट करेगा जो आपको मशवरा देने के काबिल हों। सही। तो मशवरा देने के लिए भी इमाम अली ने काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ दी हैं कि मशवरा किससे लेना चाहिए, हुँ। मशवरा किससे नहीं लेना चाहिए। जी। उसकी भी गाइडलाइंस दी हुई हैं। हुँ। लोग वो गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते। तो मेंटोर बड़ा वर्ड है। एडवाइस, करियर काउंसलिंग, मशवरा देने की एबिलिटी रखना अपनी नीश के अंदर, शायद ये लोग ज़्यादा सूटेबल हैं मेंटोर के टाइटल के। हुँ, हुँ। अदर देन दैट जो पाकिस्तान में हो रहा है वो ट्रेनर्स हैं या टीचर्स हैं, या आप उनको कंसल्टेंट कह लें। कोई स्पेशलिस्ट होगा, कोई कंसल्टेंट होगा, कोई ट्रेनर होगा, कोई टीचर होगा। वो वाले वर्ड ज़्यादा सूटेबल हैं। सनी भाई, माज़रत के साथ ये तो फिर वही वाला कल्चर हम दोबारा लेके आ रहे हैं। अगर देखें हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ देख लें, मैं हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो हमारे यहाँ है, या स्कूल्स को देख लें, वहाँ पे टीचर कौन होता है? बड़ा रिस्पेक्टफुल, वंस अगेन ये वर्ड है, टीचर की भी एक इज़्ज़त होती है, एक मुआशरे में एक उनका किरदार था। आज से अगर 10 साल पीछे चले जाएँ, आज टीचर कौन बन रहा है? जो अपने पीएल में फ़ेल हो रहा है, जो अपने होलसेल में फ़ेल हो रहा है, जो ड्रॉप शिपिंग में फ़ेल हो रहा है, वो आपका टीचर बना हुआ है, वो आपका ट्रेनर। जब आप उनसे पूछें उनकी खुद की हिस्ट्री क्या है, एक लॉन्च की हिस्ट्री नहीं है, उनका खुद का नॉलेज बेस क्या है, कहीं से पकड़ा कॉपी पेस्ट। बहुत अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर ये इतने सारे लोग आए जो कि अपने एक्चुअल बिजनेस में फेल हुए, बट उनको ये इजी गेम लगी या कोई रिच स्कीम लगी, तो उन्होंने ये कोर्सेज बेचने शुरू कर दिए। इसके अलावा बहुत सारे फेक गुरुज जो डिग्री के बारे में बड़ी बात करते हैं, आप अक्सर मैंने देखा है कि डिग्री के हक में है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी मर्जी आप तगड़ा शॉर्ट कोर्स करवा लें, क्या शॉर्ट कोर्स आपको यूके लेके जा सकता है, यूएसए लेके जा सकता है? मेरे ख्याल में तो नहीं। तो ये जो प्रीचिंग कर रहे हैं मीडिया पे आके, जिनकी से है थोड़ी, जिनको लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है, वो यही बात कर रहे हैं जी आप डिग्री छोड़ें, शॉर्ट कोर्स करें, और वो शॉर्ट कोर्स अपने ही इंस्टीट्यूट में करवा भी रहे हैं। तो इन ये जो गुरुज आ गए हैं, ये जो ट्रेनर आ गए हैं, जिनकी खुद की कोई हिस्ट्री नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए? नहीं कंट्रोल नहीं, लेकिन सही में देखिए, मैं क्यों ये कैसे सवाल पूछा है, क्योंकि आपकी जो से है एक मुआशरे के अंदर इस वक्त, आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग एक फादर के तौर पे, स्पिरिचुअल फादर, और एक टीचर के तौर पे, एक मेंटोर के तौर पे सुनते हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। आपके मुंह से निकले हुए जो वर्ड्स हैं वो डेफिनेटली लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि नहीं, इसको मैं कंट्रोल तो करना है। खैर इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ना मैं किसी को लेबल करूँगा। लेबल नाम नहीं ले रहे हम मैं किसी का भी, बेतहाशा है नाम सनी ना भी भाई। ले मेरा ख्याल है ओपन मार्केट है, इकोसिस्टम बड़ा है, ओपन मार्केट है, इसमें हर किस्म की दुकान आएगी।
कोई इंडस्ट्री खुलती है तो शहर के अंदर हर किस्म की दुकान आ जाती है। उसमें कुछ सेफ्टी मटेरियल बेचने वाले हैं, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर बेचने वाले भी हैं, उसमें तेल बेचने वाले भी होंगे, उसमें ड्रिल करने वाले भी होंगे, बिल्कुल। उसमें सेफ्टी की ट्रेनिंग कंपनियां भी आ जाएंगी जो सिर्फ जिनका काम है सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो इकोसिस्टम बड़ा होता है, इंडस्ट्री बड़ी होती है, तो उसमें हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे बुरे, छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां। ओपन मार्केट है, आप किसी को लेबल करना शुरू कर दें, चीखो पुकार शुरू कर दें कि जी ये दूसरे क्यों कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में इट्स नॉट रियली अ वाइज मूव। मैं तो समझता हूँ जिसने जो करवाना है करवाओ, जिसने पढ़ाना है पढ़ाए, जिसने कराना है कराए, और मार्केट करेक्शन मार्केट खुद ही लुक आफ्टर करेगी इस चीज़ की। जिन लोगों की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, जो डिलीवर कर सकेंगे, वो सस्टेन करेंगे, जो नहीं डिलीवर कर सकेंगे वो सस्टेन नहीं करेंगे, वो खुद ही डाई आउट हो जाएंगे। लेकिन सनी भाई ये डाई आउट जो होंगे ना, ये कॉस्ट आएगी इस कंट्री को। हज़ारों लोग इसकी मद में आएंगे। अब देखें वीएस की, आपने भी वीए की एक खेप के बारे में बात की, पहला आप ही की तरफ से निकले वीएस की जो खेप है। अब हुआ ये कि वो वीएस प्रॉपरली ट्रेन नहीं हुए या उन्होंने प्रॉपरली वो शॉर्ट टर्म की तरफ चले गए। इसका सोल्यूशन बता देता हूँ जी। आपको। इसका सोल्यूशन है सर्टिफाइड बिल्कुल रिसोर्सेज, बिल्कुल। और सर्टिफिकेशन मैंने ऑलरेडी अनाउंस कर दी थी, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काम चल रहा है, ऑलरेडी सबको बताया हुआ है कि सर्टिफिकेशंस आने वाली हैं। जी। और सर्टिफाइड रिसोर्सेज जब मार्केट में आएंगी तो उनकी ग्रेडिंग होगी। इस वक्त सिर्फ वो मिसिंग है। सही। देखें 3 लाख 5 लाख 10 लाख वीए के आ जाने से सिर्फ एक ही इसमें जो फैक्टर जो असल मसला है वो ये कि बहुत सारे वीए मार्केट में हैं, और सारे के सारे हमसे पढ़ नहीं रहे, ना हम उनको कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं। बिल्कुल। वीबीसी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था तो लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट लेना शुरू कर दिया, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट लर्न करना शुरू कर दिया, इंस्पिरेशन क्रिएट हुई मार्केट के अंदर। वीबीसी ना होता तो यूट्यूब से सीख लेते, यूडेमी से सीख लेते। तो नॉलेज आप रोक नहीं सकते। आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप ये काम करें। तो इसका जो सोल्यूशन है, एंड सोल्यूशन इसका यही बनता है कि आप सर्टिफिकेशंस लॉन्च करें और सर्टिफाइड रिसोर्सेज मार्केट में आए। लोगों को एग्जाम देना पड़ेगा, वाइवा देना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेनी पड़ेगी, और जिसने एक्स अमाउंट ऑफ सर्टिफिकेशन या स्कोरिंग ले ली है वो इस काबिल है कि वो ये काम कर सके। हाँ नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रोफाइल है। अब इसका इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ये आपके उस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी था कि पोर्टल पे भी ये चीज़ जानी थी, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि इसमें फ़ोटोशॉप वालों का काम ना बढ़ जाए कि एक बंदा ले रहा है और उसके ऊपर 10 लोग फ़ोटोशॉप कर रहे हैं। अच्छा सनी भाई, आपने एक और आवाज़ लगाई मार्केट के अंदर, $1000 कमाएगा हर बच्चा। इसको फिर आगे और भी बहुत सारे लोगों ने, रेहान भाई ने भी इसको सेकंड किया और भी काफ़ी लोगों ने किया। आपको नहीं लगता कि हमने इस इमेच्योर मार्केट के अंदर ये आवाज़ लगा दी? क्योंकि देखिए $1000 जो है एक सीनियर रिसोर्स के लिए तो ठीक है, समझ लगती है, या एक उस रिसोर्स के लिए जिसने को साल 6 महीने लगाए हुए हैं। अब आपकी जो स्टेटमेंट होती है ना, वो आप डेफिनेटली 1.3 या 1.4 मिलियन लोगों से बात कर रहे होते हैं, बट बच्चा उसको जनरलाइज करता है, नहीं सनी मैंने मेरे लिए ये बात की है। अब बच्चे को अभी 3 महीने नहीं हुए। अब वो बच्चा जब मार्केट में आता है, वो चाहे एक्सट्रीम कॉमर्स के पास जाए या हम एजेंसीज के पास आता है, वो आके सीधा $1000 मांग लेता है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, मैं तो $1000 को कभी मैंने स्टैंडर्डाइज नहीं किया। मैं तो यही बच्चों को कहता हूँ कि $500 $200 बनाओ, 300 बनाओ, 500 बनाओ, और आहिस्ता आहिस्ता $1000 की तरफ जाओ। और फिर अब ये कि मैंने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, और एजेंसी वालों का रोना धोना मेरे पास आता रहता है, और वो ये कहते हैं कि बच्चे हम रिटेन नहीं कर पाते जी। तो मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ करता हूँ, जिसकी वजह से मैंने स्पेशली इनक्यूबेटर्स को अब पुश करना शुरू कर दिया है कि हम आपकी प्लेसमेंट करेंगे। सही। हम आपको एजेंसीज में प्लेस करेंगे, जॉब दिलवाएंगे। कंडीशन ये कि आपने 6 महीना लगाया है या 12 महीने का, 6 से 12 महीने आपने इनक्यूबेटर में गुजारा है, आपने एक डिप्लोमा ट्रैक कर लिया है, आपका सर्टेन एक्स स्कोर है, हम आपको खुद उठा के एजेंसी में प्लेस करेंगे, लेकिन 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे आप। अच्छा, इसका क्या तरीकेकार है? क्योंकि मेरी भी एजेंसी है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग एजेंसी ऑनर्स भी सुन रहे हैं। अगर किसी को रिसोर्स चाहिए एक्सट्रीम कॉमर्स का, ट्रेंड या एक्सट्रीम कॉमर्स से, तो क्या उसका प्रोसेस है? प्रोसेस अभी बिल्ड हो रहा है। अच्छा, अभी अभी लॉन्च नहीं किया हमने उसको, लेकिन मैंने ऑलरेडी अनाउंस करके सबको बता दिया कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो हम आपको उठा के एजेंसीज में प्लेस करेंगे, एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी एग्रीड होगी, पेड इंटर्नशिप 3 महीने की या 1 महीने की चलेगी, उसके बाद ये सैलरी होगी, उसके बाद ये सैलरी होगी, ये उसकी KPIs होंगी। तो हम उनको ट्रेन करेंगे, तैयार करेंगे कि वो आपके पास कम से कम 1 साल गुजारें। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। क्योंकि देखिए इस वक्त एजेंसीज के साथ प्रॉब्लम यही आ रही है कि जैसे रिसोर्स आता है
देखिए दुनिया का ट्रेंड से ट्रेंड रिसोर्स भी आप उठाएंगे ना, उसको 3 से 6 महीने लगते हैं जेलअप होने में नए इन्वायरमेंट में। जी जी 3 महीने बाद वो बच्चा कहता है जी मुझे तो आगे 10,000 जी जी एक्स्ट्रा मिल रहा है, जी तो वो आगे निकल जाता है। अच्छा, ये जो $1,000 का जब हमने बात करना शुरू की, डेफिनेटली उसमें मैं भी था और भी बहुत सारे हम सीनियर्स ने भी मीटअप्स के अंदर ये बात की कि $1,000 कमाएं। इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रीम कमिंग्स को खुद भी तो थोड़ा सा वो हुआ है इसका बैकलैश, क्योंकि जाहिर है $1,000 सैलरी हर एम्प्लॉय को नहीं दी जा सकती, तो जी आपके जी अपने एम्प्लॉयज़ भी थोड़े से इससे हर्ट हुए। देखें, ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो आपको अपने सिस्टम से स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो आपका ह्यूमन रिसोर्स की एक फनल होती है, वो फनल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपकी उस फनल के अंदर लोग आ रहे हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, और सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की इंजन की गरारियों में लोग फिट हो रहे हैं और लोग निकले जा रहे हैं। तो एक शख्स आता है, आपके पास 1 साल गुजारता है, आपने उसको इंजन में फिट किया, ग्रो किया, उसके बाद वो चला जाता है। फिर दूसरा शख्स फनल में से आता है, फिर आपकी इंजन की गरारी में फिट हो जाता है, उसकी ट्रेनिंग की जाती है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर और टीएनडी की फनल स्ट्रांग नहीं है, प्रोसेस स्ट्रांग नहीं है, तो फिर तो आप सफ़र ही करेंगे, बिल्कुल। फिर तो आप तकलीफ में ही रहेंगे हर हम्म। वक्त। तो मुझे एजेंसीज को ये सिखाना है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करते हैं। तो एजेंसीज की बिजनेस स्केलेबिलिटी, बिजनेस डेवलपमेंट, ये एक बड़ा सब्जेक्ट है। हम्म। बच्चों ने, एजेंसी वालों ने किया ये है कि उन्होंने अमेजोन की लर्निंग तो कर ली, जी। स्किल की लर्निंग कर ली, सही। उन्होंने माइक्रो एमबीए तो कभी किया ही नहीं था। बिल्कुल। अब एक इंटर पास ने एजेंसी बना ली है, उसने ज़िंदगी में कभी एमबीए नहीं किया, उसको तो यही नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाई जाती है, ट्रू। ऑर्गेनाइजेशन के पुर्जे कैसे काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के पुर्जों में कंप्लीट फनल्स, डिफरेंट फनल्स कैसे जोड़ी जाती हैं आपस में, ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज होती है, कैसे स्केल होती है। ये वाला नॉलेज मिसिंग है, और इस नॉलेज को लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सही। क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये है कि स्किल था जो मैंने सीख लिया, मुझे पीपीसी आ गई है, अब मेरी एजेंसी बन गई है। तो ये वाला पार्ट है जिस पे मैं इन्फोर्स कर रहा हूँ, उनको, बच्चों को बार बार समझा रहा हूँ कि अब आपने इन्वेस्ट करना है अपनी एमबीए की एजुकेशन के सही। ऊपर। एजेंसीज कैसे ग्रो करते हैं, बिजनेस कैसे ग्रो करते अच्छा सनी भाई, मिड लेवल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, दे कैन इजीली अफोर्ड एचआर, एडमिन, ऑल दीज मिसलेनियस वाले जो आपके रोल होते हैं, लेकिन एक नॉर्मल 20-25 लोगों की एजेंसी किस तरह ये सारा हैं, वो भी अफोर्ड कर कॉस्ट सकते हैं। अब्जॉर्व करे? सनी भाई इस वक्त आउटसोर्सिंग, देखिए आउटसोर्सिंग करके देखिए, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू, आउटसोर्स एचआर, आउटसोर्स टीएनडी, वो हो नहीं रहा। मैंने और 2-4 सीनियर ने, हम लोगों ने इस पे ट्राई की है, हमने 40-40, 50-50 थोड़ा सा हज़ार और रुपया सीखना मंथली दिया होगा है। आपको। सर वो कॉस्ट उसकी इतनी हाई हो रही है, 100,000 प्लस एक एचआर का अपनी पार्ट टाइम का प्रोडक्ट जा की रहा है। कॉस्ट बढ़ाएं, प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करें, फिर आप अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। सही। देखें, ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे स्केल अप होती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने का इंजन 20% कॉस्ट करता है अब आपको। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो आपके टाइम के रेवेन्यू का 20% से मैनेजमेंट की कॉस्ट में चला जाएगा। टाइम तो के वो साथ साथ होगा वो। मैनेजमेंट कहाँ है आपकी? हम्म। मैंने बच्चों को कहा था एजेंसी बनाओ, एफएलबीएल पार्टनरशिप करो, वो तो एक न्यूक्लियस था, बिल्कुल बिल्कुल। छोटी सी बिद्दी सी एजेंसी बना लो, हम्म। एटलीस्ट एक स्टार्ट हो जाए। मैंने बच्चों को इसलिए कहा कि एक बच्चे की स्ट्रेंथ है और वो दूसरे की वीकनेस है, तो चलो मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, इन दोनों का मसला हल हो जाएगा, इनके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्केलेबिलिटी का जब वक्त आएगा तो मैनेजमेंट सीखनी पड़ेगी बच्चों को, ऑर्गेनाइजेशन कैसे ग्रो करनी है, कैसे चलानी है, कैसे इसके प्रोसेसेस फिक्स करने हैं, तो ये तो अभी उनको सीखना पड़ेगा। अच्छा सनी भाई, आपके बारे में और इसी के बारे में एक कॉमन तासुर ये है कि आप क्रिटिसिज्म नहीं लेते, और कुछ लोगों ने जो क्रिटिसाइज करने की कोशिश भी की तो दे हैव बीन ब्लॉक्ड फ्रॉम द सिस्टम, या आपने उनको पर्सनली भी ब्लॉक कर दिया। इसके पीछे क्या वजह है? क्रिटिसिज्म तो लेना चाहिए समटाइम, क्रिटिसिज्म जो है आपकी बहुत सारी गलतियों को सुधारने में भी मदद करता है। एक चीज़ कहलाती है तनकीद बराए इस्लाह, बिल्कुल। और एक चीज़ कहलाती है तनकीद बराए तनकीद। जी। तो वो मैं नहीं समझता कि हेल्दी है इकोसिस्टम के लिए। तो तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें, लेकिन साथ में कोई सोल्यूशन भी दे दें, बता दें कि ये कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। फिर इसके अलावा एटीट्यूड थोड़ा राइट होना चाहिए। अगर कोई लेट से बदतमीजी कर रहा है या जी। गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा है तो उनको ब्लॉक करना पड़ता है। हाँ नहीं, वो तो डेफिनेटली। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता है सच के सबको, हम जो भी, आप अभी ग्रुप में जाके देख लें, इतने लोग इतना कुछ बोलते हैं, तो सारे सबको ब्लॉक नहीं किया जाता। अच्छा, पर्सनली मैंने जो चीज़ नोटिस की आपके बारे में, पिछले 1-1.5 साल में आपने क्रिटिसिज्म लेना शुरू किया, बल्कि अब बहुत सारी जी, चीज़ें टॉलरेंस बढ़ गई वक्त के साथ। जी आपने जी बल्कि हम स्टूडेंट्स की कुछ मशवरों पे भी जो है ना बड़ा पॉजिटिव आगे से रिस्पांस दिया। उसके अलावा जो है बहुत सारे न्यूट्रल लोगों ने कुछ मशवरे दिए जिनको आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व भी किया और उनके ऊपर अमल भी किया। तो ये टॉलरेंस बढ़ने की वजह है
जी, टॉलरेंस बढ़ी है वक़्त के साथ, सही तो है। पहले से ज़्यादा हो गई जी। सही हो गया। अच्छा, ओवरऑल अगर इसी की मैं पूरी टीम को देखता हूँ तो ये ज़्यादा मुझे इसमें मेल डोमिनेंसी नज़र आती है। तो हम जेंडर इक्विटी को क्यों नहीं थोड़ा-सा नहीं, प्रमोट इसी की करते? टीम में अच्छी खासी फीमेल्स हैं, मेरा हाँ, बट ख़्याल बहुत है ज़्यादा नहीं है। 20% होंगी फीमेल्स। 20% हैं क्योंकि जी, ओवरऑल जी, तो नज़र बिल्कुल नहीं है। आती हैं। नहीं, हैं, काफ़ी हैं। पूरे मुल्क में है ना एम्प्लॉइज़ तो हुँ, हुँ। अगर 500 हैं तो 100 तो कम से कम लड़कियाँ ही होंगी। और इनफैक्ट हमारी एचआर की पॉलिसी है कि फीमेल जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कम से कम 40% तक होनी चाहिए। सही। तो वो उनको इनकरेज करते हैं कि आप अप्लाई करें और इसी में जॉब करें। हुँ, हुँ। इनफैक्ट लड़कियों को इनकरेज किया जाता है। सही, ये अच्छी बात है क्योंकि ओवरऑल देखें अब जो हालात चल रहे हैं इस वक़्त हमारे मुल्क के, ये ओवरऑल भी इंटरनेशनली भी इस वक़्त मेरा ख़्याल है वो वाला टाइम गुज़र गया कि सिर्फ़ मेल ही काम करेंगे। अब तो दोनों को काम करना चाहिए और जी, जी, इस डोमेन के अंदर तो मेरा ख़्याल है बड़ी ब्लेसिंग है कि आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा ऑफ़िस एक्सपोज़ होने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ओवरऑल अगर सनी भाई देखा जाए जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे या इवन पाकिस्तान के भी जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर जितने फैकल्टी होती है, टीचर्स हैं या ट्रेनर्स हैं, वो बड़े कॉम्पिटेंट और हाईली स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं। इसी का अगर मैं शुरू की जर्नी देखूँ या अभी भी इनफैक्ट कुछ अर्सा पहले तक, अभी रिसेंट मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने किसी बैच में देखा नहीं है। जितने हमारे ट्रेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोई मैच्योर नहीं है जो शुरू में हम बात कर रहे थे और उनकी एज भी कम है अभी। खुद बच्चे का एक्सपीरियंस भी उस लेवल का नहीं है। इसको किस तरह देखते हैं जब आपने अपनी कोर टीम तो बड़ी कर ली बाबों की, क्या इसके ऊपर भी कुछ फोकस कर रहे हैं थोड़ा? इंडस्ट्री जब नई-नई स्टार्ट हुई थी तो जितने भी ट्रेनर्स हैं या इंडस्ट्री के जो प्लेयर्स हैं वो सारे कहाँ से आए हैं? पूरे पाकिस्तान की एजेंसियों को उठा के देख लें, ट्रेनिंग कंपनियों को उठा के देख लें, तो सारे मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। जी, ऐसे ही है। तो वो सबने सीखा, सबने लर्न किया और सबने इवॉल्व किया। तो इसी तरीके से जब ईसी के अंदर जब शुरू में ट्रेनर्स आए हैं, तो उनको सिस्टम में प्लग किया गया। हुँ, अगेन आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक कॉम्पिटेंट ट्रेनर को आप कहते हैं कि आप ये टीच करें। जी, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि एक ट्रेनर एक सब्जेक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट है लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में हो सकता है कॉम्पिटेंट ना हो। बिल्कुल। तो इसी के अंदर चूँकि जर्नी फ़ोकस्ड हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं या पाथवे हमारा 12 महीने का होता है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हैं और उन सेगमेंट्स में स्पेशलिटी बिल्ड कर लेते हैं अपनी। जी, तो हम अगर ट्रेनर को लाते हैं तो पहले वो 6 महीने, साल में अपनी स्पेशलिटी बिल्ड करता है उस सब्जेक्ट डोमेन के अंदर, सीनियर ट्रेनर्स के अंदर वो काम करता है। सही। इसी में इस वक़्त हैं रफ़ली 85 ट्रेनर्स होंगे। सही। अब वो 85 ट्रेनर्स लोगों को नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो हर डिपार्टमेंट में मसरूफ़ हैं, हुँ, अपने-अपने ग्रुप्स में मसरूफ़ हैं, अपनी-अपनी जर्नी के डिफरेंट सेगमेंट्स में मसरूफ़ हैं। और इसमें एक अच्छी मेजॉरिटी है जो सीनियर्स हो चुके हैं और नए ट्रेनर्स आते रहेंगे, इंटर्न्स आते रहेंगे और वो अपना करियर लैडर क्रॉस करते रहेंगे। बिल्कुल। तो एक जब इंटर्न स्टार्ट करता है तो वो जूनियर लेवल से स्टार्ट करता है, तो वो करियर में ग्रो करता है। तो उसको कोई ना कोई तो सुपरवाइज़ कर रहा है। हाँ, डेफ़िनिटली। उससे ऊपर भी कोई सुपरवाइज़ कर रहा है, हुँ, उससे ऊपर डिपार्टमेंट का बॉस भी उसको सुपरवाइज़ कर रहा है। तो कॉम्पिटेंसी जो है वो वक़्त के साथ बिल्ड हो जाती है, सही। अपनी डोमेन के अंदर, सुपरविज़न के अंदर। हुँ, तो हम लोग उसको ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, बजाए ये कि मैं एक ट्रेनर को बोलूँ कि आपने सारी चीज़ें पढ़ानी है। हुँ, मुझे पता है यहाँ फेलियर रेट बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक शख्स पूरी जर्नी का एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। कॉम्प्लेक्स डोमेन है वैसे जी, भी जी। और एक शख्स किस तरह कर लेगा जी, जी, उसको। बिल्कुल। अच्छा, वीबीसी के अंदर हम देखें स्टार्ट हमने वही 3-4 कोर्सेज़ से किया, उसके बाद अभी 150 प्लस कोर्सेज़ आ गए। क्या इस वक़्त ईसी एज़ ए ऑर्गनाइज़ेशन किसी ऐसे बड़े कोर्स की तरफ या बड़े मॉड्यूल की तरफ देख रही है जिसमें हाई टिकट वैल्यू हो? जिस तरह अमेज़न तो ठीक है अब हो गया, पूरा पाकिस्तान इसको करवाना शुरू हो गया। क्या इसी के कोई रोड मैप में ऐसा नया कोर्स है या कोई ऐसी नया स्किल या डोमेन ऐसी है जिसमें हाई टिकट वैल्यू पे हम जाएँ, जहाँ पे हम $100 $150 पर आवर के ऊपर अपना रिसोर्स तैयार करें? इस पे काम हो रहा है कुछ? मैंने बच्चों को बहुत क्लियर गाइडलाइंस दी हैं कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि मेरी डेफिनेशन में अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे 2 डिफरेंट प्रोफाइल्स हैं जी। और दोनों का काम करने का तरीका अलग है। तो अच्छे बच्चे जो भरे हुए पेट के हैं, जो 4 से 5 साल का जर्नी करने के लिए तैयार हैं, उनका हुँ, मैंने पाथवे उनको बता दिया, वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। सही। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अगर आप स्किल सीख लेते हैं, तो आप उस 1.5 से 2 लाख यूएस डॉलर की तनख्वाह पाकिस्तान में बैठ के ले सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो ये बच्चे वो हैं जो पाकिस्तान में बैठ के $2000 से अपना करियर स्टार्ट करेंगे हुँ, मंथली। जी, बिल्कुल। और फिर ये 2000 से ग्रो करते हुए 3000, 4000, 5000, 6000 ऑटोमेटिकली विद हाई स्पीड क्रॉस करना शुरू कर देंगे, सही। लेकिन उनकी प्रोफाइल अलग है।
तो इसी के अंदर हम लोग इसी कॉलेज जो हमारा इसी कॉलेज है जिसमें बच्चे को डिग्री का मसला हमने हल कर दिया है। हम्म, एक फ्लोर पे वो 2-3 घंटे लगा रहा है, डिग्री के ऊपर काम कर रहा है, उससे ऊपर वाले फ्लोर पे इंक्यूबेशन वो 8 घंटे लगाता है, सही। पैसे कमाता है। इसी तरीके से जो करियर ओरिएंटेड बच्चे हैं वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। मैंने ओवरऑल मेरा विजन ये है कि 2023 में अगले साल के दिसंबर तक मुझे अमेजॉन ओनली स्किल पूरे इंक्यूबेशन सिस्टम में 33% से ज़्यादा नहीं चाहिए, सही। 66% नॉन अमेजॉन स्किल्स होने चाहिए। ये बनेगा सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। ठीक है। पूरी की पूरी कॉम को अमेजॉन पे हमने नहीं चढ़ाना। सही। तो मैंने स्ट्रिक्टली प्रोफाइलिंग की बेस पे बच्चों का करियर डिसाइड करना है। ये प्रोफाइल का बच्चा ये काम करेगा, इस प्रोफाइल का बच्चा ये काम करेगा। हमारा सक्सेस रेट क्यों हाई है? इसी वजह से हाई है। हमने बच्चों की प्रोफाइलिंग कर दी और सबको हमने अमेजॉन पे नहीं चढ़ाया। हमने डिवाइड करना शुरू किया ट्रैफिक को, डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट स्किल्स पर चढ़ाना शुरू किया, उनको स्ट्रेटजीज बता दी कि आपने क्या काम कैसे करना है। तो ये मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं। सर ये तो आपने एक गाइडलाइन दे दी जो कि आप हमेशा करते हैं। इसी की टीम क्या अपनी कोर एक्सपर्टीज बिल्ड कर रही है इनमें से किसी एक डोमेन में, ताकि वो आगे फिर प्रीच भी कर सके? क्योंकि देखिए एक है आइडिया देना। इसी कॉलेज के अंदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ट्रेनर्स मौजूद हैं जो मशीन लर्निंग एआई सब पढ़ा रहे हैं इस वक्त। सही हो गया। मौजूद हैं इस तो वक्त, इसको फिर ऑलरेडी आप हो रहा है ये काम। मास स्केल पे भी लेके जाएंगे? क्योंकि हर मास बंदा स्केल पे मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। उसकी वजह ये पाकिस्तान में अच्छे बच्चे कम हैं, गंदे बच्चे बहुत ज्यादा हैं। सर निकल आएंगे ना, देखिए। आप कभी हॉल में मैं काउंटिंग कर, पहले तो मैं अच्छे बच्चे गंदे बच्चे की डेफिनेशन जब बताता हूँ जी जी, तो आप कभी हॉल में काउंटिंग देखिएगा, 90% तो गंदे बच्चे निकलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इल डिसिप्लिन, रात को लेट से सोने वाले। अच्छा बच्चा रात को जल्दी सोता है, सुबह जल्दी उठता है, करियर ओरिएंटेड होता है, जॉब के इंजन में, कॉर्पोरेशन के इंजन में जाके फिट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। गंदा बच्चा कॉर्पोरेशन के इंजन में फिट ही नहीं बैठता। सही। तो अच्छे बच्चों को मैं कहता हूँ आपने इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जाना है, अगर पेट भरा हुआ है। अगर पेट भरा हुआ है जी, तो ये बच्चे निकलेंगे कितने? 100 में से 5। सही। बस यही हैं जिनको इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में चढ़ा रहा हूँ। बाकियों को मैं इसलिए नहीं चढ़ा रहा कि मुझे पता है कि इनके लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो इसी कॉलेज है हमारा, उसमें किस ग्रेड से किस ग्रेड तक अभी इस वक्त हम लोग ऑथराइज हैं? मैट्रिक के बाद बच्चा इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर कर सकता है। ठीक है। इंटरनेशनल फाउंडेशन के बाद HND करेगा 2 साल। ठीक है। उसके बाद तीसरा साल अंडर ग्रेड यूके में कर ले या पाकिस्तान में कर ले। सही। तो इसके बाद क्या हम कोई यूनिवर्सिटी का भी प्लान कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ जाएं? फ्यूचर में ठीक हो गया। अभी तो मकसद ये है कि 1 साल आप डिग्री प्रोग्राम करें, मैट्रिक के बाद जी, इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर कर लें सही। और उसी में 8 घंटे इंक्यूबेशन में भी गुजारें डेली। जी, आपके जितनी देर में आप सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे आपके पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और जो इसके हमारे इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं इसी कॉलेज के, क्या ये डोमेन से हैं, फील्ड से हैं, या ये बस डोमेन स्पेशलिस्ट, डोमेन स्पेशलिस्ट, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट? सही है। तो इसमें भी इसमें कुछ एकेडमिक हैं और कुछ इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है। एकेडमिक अपना काम करेंगे, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट अपना काम करेंगे। एक फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। साथ में बच्चों को इंक्यूबेशन दे दिया। इंक्यूबेशन इज ऑल अबाउट स्किल्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आ गई फ्यूचर लर्निंग, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, आज का स्किल जो मनी मेकिंग स्किल है, और एकेडेमिया। तो तीनों का फ्यूजन क्रिएट कर दिया इसी कॉलेज के अंदर। तो इसमें भी आप, क्योंकि अभी जाहिर है हमारी इंडस्ट्री मैच्योर हो चुकी है काफी हद तक, तो इसमें भी कुछ बाबे इंडक्ट करने की कोशिश की आपने, या इसमें अभी भी बस चल रहा है वारंटी? नहीं, इसी कॉलेज बच्चे नहीं चलाते। अच्छा, इसमें टोटल बाबे हैं सारे। जी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा सही है। और इसके अलावा सनी में जब हम बात करते हैं कि बच्चे आगे जाके डेफिनेटली कुछ पाकिस्तान से काम करेंगे, कुछ बाहर जाके, तो ये जो हमारी कोई कोलैबोरेशन हुई है इसी की किसी इंस्टीट्यूशन के साथ या गवर्नमेंट लेवल पे, ये यूनिवर्सिटी के साथ। कौन सी यूनिवर्सिटी है? देखें यहाँ पे अभी हमारी कोलैबोरेशन हुई पियर्सन और LRN के साथ। ठीक है। ये यूके की लर्निंग बॉडीज हैं जो सर्टिफिकेशन इशू करती हैं बच्चों को। तो HNC और HND पियर्सन का प्रोग्राम है। ओके। और जो पहला साल जो बच्चे मैट्रिक के बाद इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर करना चाहते हैं उसकी सर्टिफिकेशन इन्हें LRN से मिलती है। ओके। ये हो गए 2 प्रोग्राम्स। उसके बाद यूके की यूनिवर्सिटी जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर अंडर ग्रेड या तो वहां से कर लें या यहाँ से कर लें, दोनों ऑप्शन है बच्चों तो इसमें अभी पाकिस्तान में किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के साथ हमारा कोई HEC से अप्रूव्ड है सारे प्रोग्राम। अच्छा, लेकिन HEC इसमें कोई हेल्प कर रही है आउट ऑफ द वे जाके, जस्ट टू? HEC का काम ये होता है कि इक्विवेलेंसी प्रोवाइड करना। ठीक है। तो हमारा बच्चा जो HEC की इक्विवेलेंसी ले लेता है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में प्लग इन हो सकता है जब भी वो चाहे। ठीक है। अगर HEC की अप्रूवल ना होती
तो वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के साथ प्लग इन नहीं हो पाएगा, इक्विवेलेंसी नहीं इक्विवेलेंसी मिलेगी। ना होने की बिल्कुल वजह। बस सही। एचईसी का ये फंक्शन है कि वो रेगुलेट करता है इस चीज़ को। ठीक हो गया। और इसमें आगे जाके फर्दर इसकी एक्सपेंशन भी है। अभी तो चंद एक कोर्सेज ही करवाए जा रहे हैं आपकी तरफ से। दो ट्रैक्स हैं इस वक्त, एक तो कंप्यूटिंग का है और जी। एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसके बाद लॉ, अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, सारे ट्रैक्स अगले साल से ऑन हो रहे ठीक हैं। है। अच्छा, जब ये सारे ट्रैक आप डिफरेंट, क्योंकि अपने आप में लॉ की बात करें वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स डोमेन जी है, जी बोल तो लो। उसके साथ भी जो बच्चों को आप लर्निंग की बात करते हैं, अर्निंग की बात करते हैं, तो क्या वही अमेजोन और बाकी सारी चीज़ों से होगी या ये उनकी अपनी बच्चे कोर डोमेन में? चूज कर सकेंगे कि ये इंक्यूबेशन में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, हम्म। ये चूज कर सकें, इनके पास चॉइस होगी। ठीक है। उनको फैसिलिटेट कर दिया गया है कि देखें ये कॉलेज है जो स्किल्स के साथ आपका फ्यूजन क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है। आपने इंक्यूबेशन से पैसे कमाने हैं तो आप आ जाएं, इस पैकेज में आ जाएं आप। जी। अगर कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हम इंक्यूबेशन नहीं ज्वाइन करना चाहते, तो ठीक है, वो सिर्फ कॉलेज वाला पाथ कंटिन्यू करें। सही हो गया। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा इंक्यूबेशन की तरफ। ये भी आपकी एक फैंटेसीज में से था। आपका जो पहला लाहौर का जो बना उसमें डेफिनेटली मैं भी आपके साथ ऑन ग्राउंड काम करता रहा हूँ। आपकी सर इसमें जो शुरू का था मॉडल कि भाई ठीक है बस एक इंक्यूबेटर बना दो और उसके अंदर कुछ लोग आ जाएंगे, वो चलना शुरू हो जाएगा। फिर ऑल ऑफ द सडन आप 1 से 16 पे चले गए। फिर उसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज करवाई, नहीं जी मुझे इस तरह का चाहिए, बड़ा चाहिए, फैंसी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे थे, अब इसके अंदर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका कोई इकोनॉमिक वो भी तो था कि प्रॉफिटेबल भी होना है इस मॉडल को। उसके ऊपर इस वक्त क्या प्रोग्रेस है हमारी? देखें, बिजनेस प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए। जी। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं तो आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की नहीं होगी। बिल्कुल। प्रॉफिटेबल होगी तो आप डिलीवरी क्वालिटी की करेंगे, प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो डिलीवरी क्वालिटी की नहीं होगी। सही। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है और डिलीवरी क्वालिटी की नहीं है तो बर्न रेट हाई हो जाता है आपका। इसका मतलब जेब से पैसे लग रहे हैं आपके। जी। तो जब मैंने इंक्यूबेशन पाकिस्तान में स्टार्ट किया तो पाकिस्तान में पहली बार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया था बिल्कुल। ई बिजनेस इंक्यूबेशन का, क्योंकि ये स्टार्टअप इंक्यूबेशन तो है नहीं, ये जी। ई बिजनेस इंक्यूबेशन है। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करने में काफ़ी टाइम लग गया। तो अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि ना लाहौर में बैठने की जगह है, ना कराची में बैठने की जगह है इस वक्त। तो अब इंक्यूबेशन फुल कैपेसिटी पे चलने शुरू हो गए हैं। सही। तो अब ये पहले प्रॉफिटेबल ऐसा होना शुरू हुए? प्रॉफिटेबल तो शायद अभी भी ना हो। हम्म। अभी भी जेब से ही लग रहे होंगे अगर फाइनल अकाउंटिंग की जाए उसकी। हम्म। उसकी वजह ये है कि छोटे शहरों के इंक्यूबेशन अभी फुल नहीं है और वहाँ पे लोकल ट्रेनिंग के कुछ इश्यूज हैं जो मैं इस वक्त रिजॉल्व कर रहा हूँ। तो वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं इनफैक्ट है। यही मेरा अगला सवाल भी था कि आपने बड़े शहर प्लस छोटे सारे कवर किए। अब बड़ों में तो ठीक है एक वॉल्यूम है, लोग भी आते हैं आउट ऑफ कह लें एक फैसिनेशन भी, लोग आके 6 महीने लगा लेते हैं क्योंकि उनको स्किल चाहिए। छोटे वाले जो सेंटर्स हैं, रहीम यार खान हो गया और जो छोटे शहरों में बनाए, इनको किस तरह से करें? क्योंकि वहाँ की तो पॉपुलेशन पहले ही बहुत कम है और उसके साथ साथ वहाँ पे लोकल भी तो लोग काम कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप अभी देख रहे हैं? वहाँ पे लोग आ रहे हैं, वक्त के साथ ग्रो करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। उसमें मेरे कुछ प्लान्स हैं जो मैं अभी इंट्रोड्यूस करूँगा वहाँ पे। तो उससे मेन चीज़ है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, वर्ड ऑफ माउथ और फिर नंबर्स का इंक्रीज होना, वो सब हो रहा है, अभी प्रोसेस में है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, ऐसे ये ही है। एक एक 2-2 साल लॉस में जाते हैं फिर कि जाके प्रॉफिटेबल लेकिन होते ये हैं। एक 2-2 साल लॉस सनी अली तो बर्दाश्त कर लेगा और सनी अली एक ट्रेंड सेटर भी हैं। इस वक्त सर रेस लग गई है। हर बंदा आ रहा है जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रखता है, अच्छी वो बात है, इंक्यूबेशन की तरफ आ रहा है। बहुत अच्छी तो बात है। इससे मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा, जो भी हम ऑफ कैमरा बात करें, तो जो बच्चा इस वक्त डिप्रेशन में है ना, कम से कम घर से निकलेगा, कुछ तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी जी बिल्कुल। तो इससे ठीक है एक वो फाइनेंशियल एक्टिविटी तो हर एक का अपना अपना मॉडल है, लेकिन ओवरऑल एक यूथ को फायदा, एक कंट्री को बिल्कुल। ओवरऑल फायदा होगा इससे। मैंने largely। जब इंक्यूबेशन पहली बार लॉन्च किया तो मैंने बड़ा क्लियर बोला था कि ये पहला और आखिरी इंक्यूबेशन नहीं है, अब इसके बाद लाइन लगेगी। बिल्कुल ऐसे ही अब है। इसके बाद इंक्यूबेशन सेंटर आपस में compete करेंगे। उसके बाद एक ज़माना आएगा जब बच्चों की शादियां होंगी तो लड़की वाले लड़के वालों से पूछेंगे कि हमारी बेटी फलां इंक्यूबेटर से है, आपका बेटा कौन से इंक्यूबेटर से है। ये फ्यूचर आने सर वाला इतना है। एक्सट्रीम ना लेके जाए इसको, बच्चे पूछेंगे भी नहीं पेरेंट्स से फिर। अच्छा, इसके अंदर आप इन्वेस्टर्स को बड़ा लाइक करते हैं और डेफिनेटली किसी भी बिजनेस का जो बैकबोन है वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं। आपने एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया इस कम्युनिटी के अंदर कि आप जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि टू सम एक्सटेंड इस लोकल कम्युनिटी से कटे हुए थे, आप खुद भी 17 साल के बाद पाकिस्तान वापस आए जब आप गए यहाँ से, तो डेफिनेटली जब आप इतना साल बाहर रहते हैं आपको लोकल इन्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता और आपका ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। आपने ऑल अराउंड द ग्लोब गए,
लोगों को कन्विंस किया और लाके बच्चों के ऊपर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराई। बच्चों ने कुछ ने अच्छा काम भी किया, कुछ ने नहीं, वो हमेशा होता है। अब क्या आपका कोई ऐसा रोड मैप है, बल्कि ये मेरी सजेशन है कि अब इसको रिवर्स कर लें सर। जहां आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लोकल लेके आए, अब लोकल इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल में लेके जाएं। जिस तरह उस दिन हमारी बात हो रही थी, आपने खुद भी थोड़ा एक्सप्लोर किया और आप भी थोड़ा पाकिस्तान से अब डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की। तो क्या कुछ इसमें आप करना चाहेंगे, इस तरह की कोई चीज़, या कोई ऑलरेडी आपके माइंड में चल रहा है कि यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स को पकड़ें, इंटरनेशनल मॉडल्स के अंदर प्लग इन करें, वहाँ ट्रस्ट भी लोगों का बेहतर से बिल्ड होगा, प्रोसेस भी ज़्यादा अच्छे हैं, और जो ओवरऑल बिजनेस का जिसको हम कहते हैं ना कि सक्सेस रेशो, वो भी इस कंट्री की निस्बत वहाँ बेहतर है। तो इस पे कुछ आपको लगता है कि हो सकता है? ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तानी बच्चा, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। जी। और इस अच्छा कॉम्बिनेशन बनने की वजह ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी बिजी हैं, उनके घंटे महंगे हैं, उनके घंटे सस्ते नहीं होते। उन्होंने सारा दिन जॉब करनी होती है, ट्रेन में सफ़र करना होता है, तो उनके पास घंटे हमेशा लिमिटेड होते हैं और घंटे महंगे भी होते हैं। तो उन्हें मैंने एजुकेट किया कि आप बच्चे के घंटे खरीदें। पाकिस्तानी बच्चे के घंटे सस्ते होते हैं। हम्म। तो पाकिस्तानी बच्चे को मिल रही है मनी की लेवरेज, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी 70% इन्वेस्ट करता है, पाकिस्तानी बच्चा 30% इन्वेस्ट करता है। तो पाकिस्तानी बच्चे को 20% की बैठे बैठाए मनी लेवरेज मिल जाती है। सही। ओवरसीज पाकिस्तानी को टाइम की लेवरेज मिल जाती है। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तानी इन्वेस्टर को भी पाकिस्तानी बच्चे के साथ ही पार्टनरशिप सूट करती है। बाहर के बच्चों के घंटे भी महंगे होते हैं, क्योंकि बाहर का बच्चा KFC में काम करेगा, वो $15 घंटा ले लेगा। नहीं सर, मैं और यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिजनेस की। अब फॉर एग्जांपल आप बाहर किसी एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलते हैं जो कि एक्सपैंड करना चाह रहा है, वो क्या करेगा? बैंक के पास जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप उसको कह रहे हैं जी ये पाकिस्तान से एक इन्वेस्टर है, ये आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, आपको किसी बैंक का दरवाज़ा नहीं, नॉक मैं करने की ये जरूरत वाली नहीं है। लाइबिलिटी नहीं लेना नहीं चाहता। आपने लेके, लेकिन एक इसको एक्टिविटी की जा सकती है इसमें, क्योंकि जिस तरह आई आपने डोंट खुद नो। नॉर्वे वाला किया, अगर आप डिस्कस करना चाहें वो भी, तो बड़ा फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है। और वो आपके तो स्टार्टअप है। इसी तरह के ना। मेरे तो काफ़ी सारे स्टार्टअप में पैसे लगे हुए हैं, हम्म। और बहुत सारे स्टार्टअप मेरे डूब गए हैं, और वो कुछ स्टार्टअप मेरे चल भी रहे हैं। वो तो स्टार्टअप है। स्टार्टअप में तो कोई भी किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में, स्टार्टअप इंक्यूबेशन में जाके आप कोई उठाएं और इन्वेस्टमेंट कर दें। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का बस ये मसला है कि पाकिस्तानी स्टार्टअप महंगा होता है। लग्जरीज में आ जाता पाकिस्तानी है। नहीं, वो लग्जरीज में शायद इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तानी स्टार्टअप में VC प्री सेड स्टेज पर ही इन्वेस्टमेंट कर देता है। बिल्कुल। तो VCs ने आके मार्केट को एक्सपेंसिव कर दिया। हम्म। अदरवाइज पूरी दुनिया में जो रोड मैप है स्टार्टअप का, वो ये है कि पहले आप प्री सीड करते हैं, उसके बाद एंजल इन्वेस्टमेंट आती है, उसके बाद सीरीज A VCs आ बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में VC डे 1 से ही आ जाता है। सही। अच्छा, वो जब डे 1 से आता है तो स्टार्टअप की कॉस्ट बढ़ जाती है। हाँ डेफिनेटली। और उसके साथ साथ जो ऑपरेशनल कॉस्ट भी देखें, जैसे ही ये कैपिटल रेज होता है सबसे पहले मर्सिडीज आती है, तो वो भी एक मेजर रीजन बना है अभी पिछले कुछ वो 6-8 बच्चों की महीने में। मेच्योरिटी के इश्यूज हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। मेच्योरिटी के इश्यूज हैं, वो एक अलग मसला है, वो ऑन टॉप है। तो अब 2 मसले हो गए पाकिस्तानी स्टार्टअप के साथ। अच्छा, आपकी सनी में क्या लर्निंग है? $1 मिलियन बर्बाद किया आपने, आपकी क्या ये लर्निंग रही? डेफिनेटली मुख्तलिफ लोगों के साथ आपने, बच्चों के साथ लगाए पैसे, कुछ से बने भी आपके, कुछ में डूबे भी। लर्निंग उससे क्या हुई? लर्निंग ये हुई, बच्चों की प्रोफाइलिंग मैं सीख गया उसमें। बच्चों की मैंने प्रोफाइलिंग करनी शुरू कर दी कि किस बच्चे के साथ पैसे डूबने के चांसेस ज़्यादा हैं, किस बच्चे के साथ पैसे बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लर्निंग मैंने अपनी स्ट्रेटजीज बना के लोगों को टीच करनी शुरू कर दी, बताना शुरू कर दिया। तो $1 मिलियन तो मेरा लगा था 2018 और 19 में, और उसका स्टार्टअप से कोई लेना देना नहीं है। मैं अमेजॉन बिजनेस की बात कर रहा हूँ। तो वो लर्निंग फिर लोगों के काम आ गई, वो नॉलेज लोगों के काम आ गया। फिर मैंने उनको गाइड करना शुरू किया कि बच्चों की ये किस्में होती हैं, इस वाले बच्चे के साथ पार्टनरशिप करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, इस वाले बच्चे के साथ आपको नुकसान के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लोगों को फ़ायदा हो गया उससे। सही। लेकिन इससे आपको जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, उसमें आपकी भी अपनी खुद की भी तो मेच्योरिटी आई ना? मेरा तजुर्बा बढ़ गया। बिल्कुल सही। अब मैं बेहतर डिसीजन लेता हूँ पहले से भी ज़्यादा। तो यही एक शायद मेजर रीज़न है कि आपने अब लोकल बच्चों के साथ इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दी है। नहीं, करूँगा। जब राइट टाइम आएगा तो मैं करूँगा भी। सही। अभी चल रहा है मतलब बैक एंड पे जी। प्लान। तो इससे अमेज़न से हट के भी आपने कुछ लोकल बच्चों के साथ इन्वेस्टमेंट की किसी बिजनेस बस में? स्टार्टअप्स में की थी, वो तो खैर नहीं वाइबल हो सकें। तो मेरे कुछ ओवरसीज स्टार्टअप्स हैं, वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो गई। मैंने स्टार्टअप में भी काफ़ी पैसा लगाया हुआ। सही सही। अच्छा, कमिंग टू द एजेंसी साइड, अब देखें ये भी शुरू में आपने जिस तरह सब बच्चों को साथ लेके चले, हम भी उनमें से एक थे, फिर हम लोगों ने अपनी एजेंसीज़ की तरफ आए। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी एजेंसीज़ हैं वो ज़्यादातर स्ट्रगल कर रही हैं कि एक सर्टेन लेवल तो उन्होंने अचीव कर लिया,
उससे आगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, वो रिसोर्स क्रंच भी है, वो उनके प्रोसेसेस की भी बात है जो शुरू में आपने कहा, वो उनकी खुद की लर्निंग की भी है। मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज आर अंडर 30। आप बहुत सारे इनमें से ऐसे भी बच्चे हैं जिनके अभी चंद दिन पहले डायपर उतरा है, उनको अपने डायपर का साइज़ अभी तक याद नहीं है और वो सीईओज बन के बैठे हैं और वो इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं। इसको किस तरह से सर आप देखते हैं कि कैसे बच्चे ग्रो कर सकते हैं, कहाँ से सीखें? अमेज़न का तो रोड मैप आ गया सबके पास, वो आप वाली बात के सीख लिया, अब ये बिज़नेस एक्यूमेन कहाँ से सीखें? बिजनेस बिल्डिंग का रोड मैप चाहिए इनको, हुँ, और इनको अभी एमबीए करने की जरूरत है। ठीक है। तो इन्हें मैं अब माइक्रो एमबीए कराऊंगा अगले साल, अच्छा, और मैं खुद करवाऊंगा। सही। मैं खुद इनको बताऊंगा कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड करना है, उसके प्रोसेसेस कैसे राइट करने हैं। तो मैं इस तरफ आऊंगा, और बच्चों को अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना होगा, हुँ, हुँ। और बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स सीखने होंगे। उन्होंने अभी अमेजोन के स्किल सीखे हैं। जी, करंट हमारे पास इस वक़्त जो जितने भी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं या कैपिटल अवेलेबल है, उसके अंदर रहते हुए किस तरह से एक मैच्योरिटी की तरफ जाया जा सकता है? अगेन, नॉलेज, हुँ, हुँ। बिजनेस बिल्डिंग का नॉलेज, बिजनेस स्केलेबिलिटी सीखनी होगी। देखिए, मैं सबको ये बताता हूँ कि बिजनेस, एक आइडियल बिजनेस बिल्ड करने के लिए 3 किस्म के इंसान, 3 किस्म के दिमाग चाहिए होते हैं। एक दिमाग कहलाता है ड्रीमर, और एक दिमाग कहलाता है मैनेजर, एक दिमाग कहलाता है टेक्नीशियन। हुँ, जो ड्रीमर का दिमाग होता है वो क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है। मैनेजर का दिमाग ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर बिल्ड करने में माहिर होता है। हुँ, और जो टेक्नीशियन होता है वो टेक्निकली बहुत एडवांस होता है, बहुत साउंड होता है। 3 दिमाग हैं। अब एक इंसान में या तो ये 3 दिमाग आ जाएं, एक इंसान में या 2 दिमाग आ जाएं, एक इंसान के अंदर 1.5 दिमाग आ जाएं, या एक हुँ, इंसान में 1 दिमाग आ जाए। सही। तो जिस इंसान के पास 1 दिमाग है उसको 2 दिमाग का बोझ चाहिए। हुँ, ऑर्गेनाइजेशन शूट करेगी, एकदम ग्रो करेगी। सही। कुछ लोग हैं जिनमें 2 दिमाग होते हैं, अब उसको 1 दिमाग बस हो रह गया, हुँ, 1 दिमाग की कमी है उसके पास। तो या तो मैं इन 3 लोगों को हायर कर लूं, या इन तीनों में से मेरा एक रोल हो। हुँ, तो अगर मैं अपने आप को ड्रीमर समझता हूँ, मैं समझता हूँ मैं एक ड्रीमर हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, इनोवेटिव हूँ, लेकिन मैं मैनेजर नहीं हूँ, तो फिर अगर मैनेजर नहीं हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन कौन चलाएगा फिर? तो या तो मैं मैनेजर हायर करूंगा, हुँ, या किसी मैनेजर के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करूंगा। राइट। अच्छा, मैंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। टेक्नीशियन कौन होगा? या मैं किसी टेक्नीशियन के साथ पार्टनरशिप करूंगा, या टेक्नीशियन हायर करूंगा। तो अगेन, बच्चों को ये समझना है कि या तो पार्टनरशिप करें या हायर करें। हुँ, अच्छा, बजट नहीं, पार्टनरशिप कर लो। बजट है तो हायर कर लो। अच्छा, बजट नहीं, पार्टनरशिप कर ली, तो फिर ये 3 दिमाग चाहिए। हुँ, मैंने बच्चों को 2 दिमाग बताए थे, फाइन लाइन, बॉटम लाइन, जी, आसान रखने के लिए, कि वो एटलीस्ट उनका जर्नी ऑन हो जाए। बिल्कुल, लेकिन जो मैनेजर वाला दिमाग है ये मिसिंग है। सही। तो यहाँ पर कमी है इस वक्त। तो बच्चों ने अब या तो माइक्रो एमबीए करनी पड़ेगी, हुँ, सीखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन चलती कैसे है, हुँ, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो वो स्ट्रक्चर डायग्राम में उनको सिखाऊंगा मैं। हुँ। तो ये नेक्स्ट स्टेप है। अच्छा, इसमें हमेशा आप एक बात करते हैं कि महँगे रिसोर्सेज़ रखें। अब महँगा रिसोर्स डेफ़िनेटली आप किसी अच्छी जगह से ही उठाएँगे। अब वो अच्छी जगह से आया हुआ रिसोर्स एक अच्छी जगह पे ही आना चाहेगा। अब 25, 30, 40 लोगों की एजेंसी के अंदर वो खुद भी रिसोर्स कंफर्टेबल नहीं होता, और आ भी जाए तो शायद उसकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी जो वो उस बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन में दे रहा था। तो इसको किस तरह से मैनेज करें? नहीं, जरूरी नहीं कि आप महंगा रिसोर्स आपको मिले ना, मिल जाते हैं, ढूंढने से मिल जाते हैं। हुँ। ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसको। ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों पे काम करके इवॉल्व करनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ों को वन बाय वन पकड़ लें एक चीज़ को, आहिस्ता-आहिस्ता उनको जी जो जी, है बिल्कुल ऐसा रिज़ॉल्व ही। करना शुरू जी करें। जी, करेक्ट। तो इसके अंदर जो ओवरऑल मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले टाइम में शायद इसकी भी ट्रेनिंग्स आना शुरू हो जाएँगी, और शायद करेक्ट, आपको भी इसके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लेना यही है, चाहिए यही है फ्यूचर। कि बच्चों एजेंसी को एमबीए ट्रेनिंग्स। करवानी है हमने। सही। अच्छा, इसमें सनी भाई इन्वेस्टर्स की जहाँ तक बात करते हैं, पिछले कुछ अरसे में जब से ये ड्रॉप शिपिंग का कुछ थोड़ा जी जी ज़्यादा जी। गेम ऑन हुई है, एक थोड़ा-सा अनरेस्ट माहौल हो गया हुआ है इन्वेस्टर्स के दौरान। इन्वेस्टर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। वो हमारे पास आता है, इवन आपके पास भी आते हैं, बात कर रहा है वो हमारे से पीएल की, लेकिन कहानी हमें सुना रहा है ड्रॉप शिपिंग की। बात हमसे कर रहा है वो होलसेल की, कहानी हमें सुना रहा है ड्रॉप शिपिंग की। इसको किस तरह से ये ट्रस्ट दोबारा उनका गेन किया जाए? क्योंकि इसमें आई स्टिल रिमेंबर कि आपके 4-5 साल आपने इंजेक्ट कर करके लोगों के दिमाग में ये बात बिठाई थी कि भाई ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है, इसकी तरफ आएँ। थोड़ा-सा ये आउट ऑफ वे जाके लोगों ने शॉर्टकट की तरफ गए, और इसमें मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर से ज़्यादा उन बच्चों की गलती है जिन्होंने मिसगाइड किया। क्योंकि इन्वेस्टर ज़्यादातर वही हैं बेचारे जिनको इस डोमेन का पता नहीं है। तो अब जब उनके 25, 30, 40, 50 हज़ार डॉलर फँस गए हैं, अब वो आ रहे हैं पीएल की तरफ। लेकिन जब पीएल की बात करते हैं, तो पीएल की जर्नी हम बोलते हैं जी 2 साल, 3 साल लगेंगे। तो किस तरह से उनका दोबारा से ये ट्रस्ट को बिल्ड किया जाए, उनका कॉन्फिडेंस
हासिल किया जाए वापस? मेरी वीडियो दिखा के सर वो तो हो रहा है ना, तो बस सही लेकिन है। बच्चा फिर भी अभी जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा जरा डिस्टर्ब हुआ है। नहीं होने दे, कोई बात नहीं, मार्केट करेक्शन है, खुद ये ही फिर सही वही हो करेक्शन की तरफ ही जाएगा, जा खुद रही ही है। सब पीएल एंड पे सबको पीएल की तरफ आना पड़ेगा। पीएल के अलावा वाइबिलिटी नहीं है, लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी नहीं है। होलसेल के बिजनेस में ब्रांड अप्रूवल की स्ट्रगल है। जी। उसमें मैंने बच्चों को स्ट्रेटेजी बताई कि अमेरिकन पार्टनर्स के साथ काम करें आप लोग। अमेरिकन पार्टनर लॉस वेगस जाएगा, ब्रांड्स की अप्रूवल खुद ही ट्रेड शो से लेकर आ जाएगा, या एक्सक्लूसिविटी हासिल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अदरवाइज छोटे छोटे ब्रांड अप्रूवल के चक्करों में लगे रहेंगे, फिर कभी ओवर सप्लाई हो जाती है, कभी अंडर सप्लाई हो जाती है, वो मसले चलते रहेंगे। वो सबको इस बिजनेस मॉडल का पता है। ड्रॉप शिपिंग वाइबल ही नहीं, सस्टेनेबल ही नहीं है। जिसने करना है करके देख लें, वो एंड पे सब पीएलई की तरफ आएंगे। अब पीएल के अंदर बेसिकली देखें, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है ना कम्युनिटी के अंदर, इवन जो अच्छे खासे बिजनेस ओनर्स हैं जो अपनी कंपनियां चला रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, वो जब ऑनलाइन के बिजनेस की तरफ आते हैं वो समझते हैं कि ये बिजनेस है ही नहीं, ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, आज बस इनको ये डॉलर पकड़ाएंगे, कल से ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। जबकि ये भी एक ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह जर्नी है आपकी, 2-3 साल लगते हैं इसके अंदर भी। अब तो बल्कि आज के पीएल की जो हम बात करें, आज का पीएल तो एक पूरा ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, सिंगल लिस्टिंग पे तो हम बात ही नहीं करते। एजुकेशन, बिल्कुल ऐसी है। एजुकेशन की जरूरत है। ओवरऑल अच्छा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ये देख रहे हैं आप? ऐसे ही हर जगह एजुकेशन के बगैर तो वाइबिलिटी नहीं है। जर्नी की एक्सपेक्टेशन राइट होनी चाहिए लोगों की। अच्छा फनी भाई, अभी आप अगले 3 से 5 साल के अंदर इसी को कहाँ पे देख रहे हैं? इसी जो है ग्रो करेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे इसके अंदर, ग्रोथ मोड में है, यूनिवर्सिटी के स्टेटस पे लेके जाना है, इवेंचुअली गोल यही है। तो एजुकेशन पे काम करना है, एजुकेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी है, इनोवेशन एवोल्यूशन खुद ब खुद आती रहेंगी वक्त के साथ। बिफोर वी एंड, लास्ट क्वेश्चन सर, ये मैं अपने हर गेस्ट से पूछता हूँ, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इन 2025 फ्रॉम डिजिटल पर्सपेक्टिव? फाइनेंशियली इकोनॉमिकली तो मुझे नहीं अच्छे हालात लग रहे, क्योंकि मैं एज अ इंडिविजुअल लोन लेता रहूँगा, रीफाइनेंस कराता रहूँगा, तो एक वक्त आएगा मैं खुद ही बैंकरप्ट हो जाऊँगा। बिल्कुल। तो मैं उस पर तो ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा जी। लेकिन बच्चों की जो कैपेसिटी बिल्डिंग की अगर मैं बात करें, हाँ वहाँ पे काफ़ी फ्यूचर अच्छा है बच्चों का। बच्चे ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं, और सारे पाकिस्तान को अमेज़ॉन पे नहीं चढ़ाना, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स की कमी तो है नहीं। बिल्कुल। अमेरिका, इंग्लैंड, पूरी यूरोप के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर इन्फ्लेशन और इकोनॉमीज के इश्यूज की वजह से रिमोट जॉब्स बहुत आ रही हैं। तो पाकिस्तान में तो मुझे लगता है कि बच्चों का फ्यूचर तो ब्राइट है इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन इनकम। जी। लेकिन पाकिस्तान की इट्स ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज जो हैं वो चैलेंजिंग लग रहे हैं मुझे। हाँ वो तो डेफिनेटली, जिस तरह भी हमारे अनस्टेबल इस वक्त गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं, तो लेट्स होप एटलीस्ट जो यंग बच्चा अगर उठ गया ना सर, क्योंकि 60% से ज़्यादा हमारी यूथ है, अगर ये बच्चे का सर फ़ख्र से बुलंद रहेगा, पैसा अच्छा कमाएगा, तो मेरा ख्याल है बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम सही हो जाएंगी। सनी भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए। आई होप कि ये हमारे सुनने वालों के लिए एक अच्छी पॉडकास्ट होगी। मैंने कोशिश की कि आपसे वो सवाल पूछे जाए जो अभी तक ज़्यादा आपने बात नहीं की हुई, तो आई होप के लोगों को पसंद आएगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।